तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ्स पेडागोजी के बारे में। मैथ्स पेडागोजी का प्रथम प्रश्न, गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है और एक सुषुप्त आत्मा को चेतना और नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल गणित ही प्रदान करता है। यह कथन किसका है? मतलब किस महोदय ने कहा था कि गणित मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है और इसके साथ ही एक सुषुप्त आत्मा, एक निष्क्रिय आत्मा, सुषुप्त आत्मा मतलब निष्क्रिय आत्मा में चेतना और नवीन जागृति पैदा करने का कौशल गणित ही प्रदान करता है। तो ये कथन किस महोदय का है? तो इसका करेक्ट आंसर है वो प्लेटो महोदय का। प्लेटो महोदय ने कहा था कि गणित मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है और एक सुषुप्त आत्मा को चेतना व नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल प्रदान करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गणित की शिक्षा प्राथमिक रूप से मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए दी जाती है। किस महोदय ने कहा था कि गणित की शिक्षा मात्र प्राथमिक रूप से मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए दी जाती है? तो गणित की विभिन्न तथ्यों का ज्ञान देना इसके बाद में ही आता है। गणित के तथ्यों का ज्ञान देना उसके बाद में, लेकिन प्राथमिक रूप से मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए दी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है सर्ज महोदय का। सर्ज महोदय ने कहा था कि गणित की शिक्षा प्राथमिक रूप से मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने दी जाती है, जबकि इस गणित की विभिन्न तथ्यों का ज्ञान देना उसके बाद ही आता है। तो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सर्ज महोदय ने। सर्ज महोदय ने इसके बारे में कहा था। दोस्तों आपको बता दें कि पेडागोजी में 2 या 3 प्रश्न, एस पेडागोजी हो चाहे संस्कृत पेडागोजी हो हिंदी पेडागोजी हो, 2 या 3 प्रश्न तो आपके कथन के रूप में आएंगे ही। ये कथन भी बहुत इंपॉर्टेंट है पेडागोजी के अंदर। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, गणित सभ्यता और संस्कृति का प्रतिबिंब है। यह कथन किस महोदय का है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, यूपी टेट एमपी टेट में भी ये काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है। गणित सभ्यता और संस्कृति का प्रतिबिंब है, यह कथन किस महोदय का है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा होगबेन का। होगबेन ने यह कहा था कि गणित हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति का प्रतिबिंब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गणित का महत्व है। गणित का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है? तो इसका एक व्यवहारिक मूल्य में, बौद्धिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। गणित हमारे व्यवहारिक जीवन में भी बहुत काम आती है, बौद्धिक मूल्य में भी, सांस्कृतिक तौर पर भी हमारे गणित बहुत ही काम किए हैं। तो उपरोक्त सभी होगा इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रेरणा, क्रियाकलाप और समायोजन गणित शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है? अब पूछ रहे हैं गणित के विभिन्न पक्षों के अंतर्गत निम्नलिखित में से, जैसे प्रेरणा, क्रियाकलाप और समायोजन, ये तीनों ही किस पक्ष से संबंधित है? नंबर 1 संज्ञानात्मक पक्ष, नंबर 2 क्रियात्मक पक्ष, नंबर 3 सौंदर्यात्मक पक्ष, नंबर 4 कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्रियात्मक पक्ष। प्रेरणा, क्रियाकलाप और समायोजन ये तीनों ही क्रियात्मक पक्ष से संबंधित हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गणित की भाषा होती है। गणित की भाषा किस प्रकार की होती है? तो नंबर 1 सुपरिभाषित, नंबर 2 उपयुक्त, नंबर 3 स्पष्ट, नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो आपको बता दें गणित की भाषा बिल्कुल सुपरिभाषित होती है, उसमें कोई भी अपरिभाषित शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके अंदर कोई, उसके परिणाम के अंदर कोई अनिश्चितता नहीं होती है, बिल्कुल सुपरिभाषित होती है। उसके परिणाम में कोई अनिश्चितता की संभावना 0% होती है। तो एकदम करेक्ट आंसर हो गया, सुपरिभाषित होती है। उपयुक्त, गणित की भाषा बिल्कुल उपयुक्त होती है, अन्य उपयुक्तता का हमारे इस गणित की भाषा में कोई महत्व नहीं है। नंबर 3 स्पष्ट और नंबर 4 सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सभी। गणित की भाषा होगी सुपरिभाषित होगी, उपयुक्त होगी और स्पष्ट होगी। अगला प्रश्न है हमारा, गणित यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों भिन्नों और दशमलव संख्या पर चारों आधारभूत संक्रियाओं करने में समर्थ होता है, तो वह निम्नलिखित में से किस अवस्था में? इस मतलब बोल रहे हैं कि संक्रियाओं को करने में सक्षम है यदि कोई भी विद्यार्थी, जैसे पूर्णांकों पर है, भिन्नों पर हो, चाहे वो दशमलव संख्याओं पर संक्रिया करने में यदि वे समर्थ हैं, तो वह किस अवस्था में होगा? नंबर 1 परिमाणात्मक अवस्था, नंबर 2 संक्रियता अवस्था, नंबर 3 विभाजनात्मक अवस्था, नंबर 4 उपादान अवस्था। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा कि वो सक्रियता अवस्था में है। यदि व्यक्ति सक्रिय नहीं होगा, एक्टिव पर्सन नहीं होगा, एक्टिव होकर काम में नहीं करेगा, तो वो संक्रियाओं को करने में असफल रहेगा। तो इसके लिए वो उसको
सक्रियता अवस्था में रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इनएक्टिव स्टेज। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं गणित को एक वैश्विक विषय बनाती हैं, गणित को वैश्विक स्तर पर पहचान बनाने में सहायता प्रदान करती हैं। नंबर 1, गणित की भाषा जटिल है। नंबर 2, गणित की भाषा संक्षिप्त है। गणित की भाषा में एकरूपता है और सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है वह गणित की भाषा में एकरूपता है। गणित ही एक ही रूप में चलने वाली है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक गणित का स्रोत नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक गणित का स्रोत नहीं है। नंबर 1, चिकित्सालय। नंबर 2, पंचायत। नंबर 3, चिड़ियाघर। नंबर 4, युद्ध स्थल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा युद्ध स्थल। युद्ध स्थल में गणित सामुदायिक गणित का स्रोत ये नहीं है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। 10वां प्रश्न है कि पढ़ने की योग्यता उच्चारण की जांच के लिए कौन सी परीक्षा ली जाती है। आपके यदि पढ़ने की योग्यता कितनी है, उच्चारण की जांच करनी है, तो निम्नलिखित में से कौन सी परीक्षा ली जाती है। नंबर 1, लिखित परीक्षा। नंबर 2, प्रायोगिक परीक्षा। नंबर 4, मौखिक परीक्षा और प्रयोग सभी। आपको बता दें कि यदि आपकी पढ़ने की योग्यता जाननी है तो लिखित परीक्षा को उसके अंदर कोई महत्व नहीं होगा, क्योंकि लिखित परीक्षा में आपको पढ़ने से संबंधित कोई भी नहीं कहेगा, आप उच्चारण करने के लिए कोई भी नहीं। उस लिखित परीक्षा में आपको सिर्फ ओनली फॉर लिखने का काम होगा। आपको लेखन क्षमता, लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है, वो लिखित परीक्षा से किया जा सकता है। प्रायोगिक परीक्षा में आपको प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे, तो इसके अंदर आपकी पढ़ने की योग्यता का कोई महत्व नहीं है और उच्चारण की भी कोई महत्व नहीं है। तो ये भी हमारा गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो मौखिक परीक्षा, हाँ बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि मौखिक परीक्षा के अंदर आपको उच्चारण करवाया जाएगा और उच्चारण की जाँच भी की जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मौखिक परीक्षा। नंबर 11 प्रश्न है हमारा, मूल्यांकन में बल दिया जाता है। मूल्यांकन में निम्नलिखित में से किस पर बल दिया जाता है। नंबर 1, मात्रा। नंबर 2, गुण। नंबर 3, मूल्य। नंबर 4, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। के मूल्यांकन में हमारी मात्रा पर भी बल दिया जाता है, गुण पर भी और मूल्य पर भी, तीनों पर भी बल दिया जाता है। 12 प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसका ये प्रश्न इस तरह से नहीं, ये है 5 + 3 = हाउ मेनी। ये प्रश्न निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 5 + 3 = प्रश्नवाचक चिन्ह है। इस सीमित प्रश्न उत्तर प्रश्न का तदनुरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न होगा, क्या होगा। नंबर 1, 2 संख्या क्या बताइए जिसका योग 8 हो। 5 में 3 का योग क्या होगा। 3 में 5 का योग ज्ञात कीजिए। 5 में क्या जरूरत है कि उसका 8 योग है। इसका मुक्त उत्तर प्रश्न देना है, उत्तर से आपको प्रश्न बनाना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इसका नंबर 1। ऐसी 2 संख्या बताइए जिसका योग 8 हो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गणित की कक्षा कक्ष में महत्व दिया जाता है। यदि आप गणित की कक्षा में बैठे हैं तो उसके महत्व सर्वाधिक किसको दिया जाएगा। गणित विषय पर, गणित की विषय प्रक्रिया और तर्क पर, समस्या समाधान की युक्तियों पर और परिकलन प्रणाली पर। तो यदि आप गणित की कक्षा में हैं तो उसके महत्व दिया जाएगा गणित के विषय पर, गणित प्रक्रिया पर और तर्क पर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 बल देता है। नेशनल करिकुलम फ्रेम। एनसीएफ का पूरा नाम आप देख लें, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और रूपरेखा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 किस पर बल देता है। नंबर 1, रटने पर। नंबर 2, करके सीखने पर। नंबर 3, सूत्र याद करने पर। नंबर 4, सवाल हल करने पर। नंबर 1 देखते हैं, रटने पर। तो एनसीएफ 2005 कभी भी यह नहीं कहेगा कि आप चीज़ों को रटो, तो ये भी गलत आंसर हो जाएगा। नंबर 3 देखते हैं, सूत्र याद करने पर। याद करने का मतलब है रटने, तो ये एनसीएफ 2005 इसके ऊपर कभी भी नहीं कहेगा। सवाल हल करने पर, सवाल हल करने के लिए ये कभी नहीं कहेगा। सवाल हल करने के लिए कहेगा, लेकिन वो इसका कोई ज़्यादा महत्व इसमें नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2, करके सीखने पर। आप खुद कीजिए और सीखिए। एनसीएफ 2005 इसी पर बल देता है, करके सीखने पर। अंतिम प्रश्न आज का एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर की गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। यदि आप प्राथमिक स्तर की गणित है तो उसके शिक्षा का केंद्र क्या होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है कक्षा में दी हुई पढ़ाई को विद्यार्थियों की जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना। यदि आप कक्षा में जो भी पढ़ाई करा रहे हो बच्चों को, तो उसको दैनिक जिंदगी से जोड़कर पढ़ाई करनी चाहिए, उसकी डेली लाइफ से जोड़कर गणित की पढ़ाई करवानी चाहिए। तो ये तो आज के हमारे प्रथम
प्रथम पार्ट के अंदर ये 15% थे, 15% मैं सोचता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। अगला पार्ट जल्दी ही होगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।